बनर्जी ने खेला मुस्लिम कार्ड, कहा अल्लाह की कसम हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर विपक्षी गठबंधन से डरने का लगाया आरोप, कहा गठबंधन किसी काम का नहीं है तो फिर आलोचना करने की जरूरत क्या। आरजेडी नेता चंद्रशेखर यादव के बयान पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा पिछली बार आरजेडी का खाता नहीं खुला था, इस बार इंची गठबंधन का बिहार में खाता नहीं खुलेगा। मालदीव के राष्ट्रपति की क्या कुर्सी चले जाएगी। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। भारत मालदीव विवाद ने एक बार फिर से विश्व को भारत की शक्ति से परिचय करा दिया है। इस पूरे विवाद में जिस तरह से सारा देश एकजुट होकर पीएम मोदी के पीछे आकर खड़ा हो गया, उससे विदेश में देश की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, साथ ही जिस तरह से कई देश खुलकर भारत के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, उससे विश्व भारत की बढ़ती शक्ति को देख रहा है। मालदीव के मंत्रियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर भारी पड़ती नजर आ रही है। विपक्ष इसका फायदा उठाते हुए अब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को सत्ता से हटाने में जुट गए हैं और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। भारत से पंगा लेना और भारत की ताकत को नजरअंदाज करना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर भारी पड़ सकता है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की अदूरदर्शिता की वजह से जहां मालदीव और भारत के संबंध खराब हो गए हैं, तो वहीं मुइज्जू की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। मालदीव का विपक्ष भारत के साथ रिश्तों में खटास लाने के लिए अपनी सरकार को दोषी ठहरा रहा है और अब राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को हटाने की पहल वहां के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने की है। उन्होंने मालदीव के नेताओं से मुइज्जू को कुर्सी से बेदखल करने में मदद करने की गुजारिश की है। अली अजीम का कहना है कि उनकी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव की विदेश नीति में स्थिरता बनाने के पक्ष में है और वे पड़ोसी देश को विदेश नीति से अलग थलग नहीं करने देंगे। बड़ी तादाद में भारतीय पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल करने से मालदीव की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है, जिसके बाद मालदीव की टूरिज्म एसोसिएशन ने अपने मंत्रियों के बयान की आलोचना की है। मालदीव टूरिज्म एसोसिएशन का कहना है कि जब भी मालदीव संकट में आया है, भारत ने हर तरह से उसकी मदद की है। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने मालदीव सरकार से भारत से माफी मांगने और पीएम मोदी से मिलकर समस्या को सुलझाने की सलाह दी है। तो वहीं मालदीव से जारी विवाद में इजराइल ने खुलकर भारत का साथ दिया है। इजराइल ने लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल को सपोर्ट किया है और इस काम में हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। भारत में स्थित इजरायली दूतावास ने लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें डाली हैं। इजरायली दूतावास ने लिखा है, हम पिछले वर्ष केंद्र सरकार के कहने पर लक्षद्वीप में डेलीगेशन प्रोग्राम शुरू करने के लिए गए थे। इजराइल अब इस पर काम करने के लिए तैयार है। इजरायली दूतावास ने इसके साथ लक्षद्वीप की खूबसूरत नजारों की तस्वीरें भी डाली हैं। पीएम मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों के अपमानजनक टिप्पणी के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ गया है। इस मुद्दे पर जिस तरह भारतीय लोगों ने पीएम का खुलकर समर्थन किया है, उससे विश्व में भारत की मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही विश्व को भारत की शक्ति का एहसास भी होगा। विश्व को पता लगेगा भारत से संबंध तोड़कर या उसे अलग थलग करके वे अपना नुकसान करेंगे।
जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ दबे जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। सिद्धार्थ जी, एक छोटा सा देश, लगभग 5.5 लाख से भी कम आबादी जिस देश की है, वो भारत के खिलाफ इस तरह की बातें बोल जाता है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर जाता है, और उसे मिर्ची भी किस बात पर लगती है कि हम अपने ही देश की अपने ही एक जगह पर घूमते हैं या उसे और बेहतर करने की कोशिश में बातचीत करते हैं। तो क्या अब लगता है कि इस हरकत की वजह से वहां के राष्ट्रपति की कुर्सी को खतरा है? मैं ये कहूंगा बॉयकॉट मालदीव और इसके साथ सागरिका घोष जैसे जिन्होंने लाइक करके एक ट्वीट किया और जिसके जवाब में हरीश रावल जी ने उनको बहुत सही तरीके से दीमक की उपाधि भी दी है जो भारत में है। तो शुरुआती बात में जो मौजू रहे या ना रहे, एक बार साउंड चेक कर लीजिएगा, साउंड नहीं आ रहा है सिद्धार्थ जी का। जो हेलो, एम आई ऑडिबल? सिद्धार्थ जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बिल्कुल अब आ रही है, बोलिएगा सिद्धार्थ जी। जी जी हाँ जी, तो मैंने ये कहा आई सपोर्ट बॉयकॉट मालदीव्स और इसके साथ में सागरिका घोष जैसे जो कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने रियलिटी चेक ट्वीट पे किया, और उसके संदर्भ में ये हरीश रावल जी ने उन्हें टर्माइट की उपाधि दी, टर्माइट कहा। तो अभी इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अंडमान के हैवलॉक द्वीप में सीशेल रिजॉर्ट में हूँ। यानी भारत एक अब अलग भारत है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, टूरिज्म वाइज, इट्स डिफरेंट कंट्री नाउ। व्हाई शुड वी नॉट प्रमोट आवर ओन टूरिज्म? और अब रही बात मोइजू की, चाहे वो सरकार में रहे ना रहे, बट जो सेंटिमेंट है, जो वहाबाइजेशन हो चुका है, जो एक बहुत ज्यादा एक सलाफी इस्लाम मालदीव्स में फैल चुका है, वो बहुत हद तक एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सेंटिमेंट पिछले 20-25 वर्षों से रखता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मोइजू का चुना जाना उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो ही इस बात से था कि जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है उसी के बेसिस पे उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था। चुन के आने के बाद उन्होंने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो थी उसको विड्रॉ किया और जो इंडियन ट्रूप्स वहां पे थे उनको विड्रॉल की बात बताई। अब ये समझना जरूरी है कि भारत कितना शक्तिशाली, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि टाइनी माइनी नेशन विद टाइनी माइनी पॉपुलेशन। 1988 में कू होता है और उसको अंडू किया जाता है विद इन फ्यू आवर्स। जब भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, सुनामी आया, भारत उनके साथ खड़ा है। कोविड क्राइसिस में भारत मालदीव्स के साथ खड़ा है। मुझे याद आता है 2014 का वो दिसंबर का महीना जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे और वहां पे वाटर क्राइसिस, वहां पे पीने के लिए पानी नहीं था एक बूंद भी, और भारत ने यहां से पानी भिजवाया। चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भारत हर तरह से मालदीव्स की मदद कर रहा है। पोर्ट्स बना रहा है, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, हाईवे सब कुछ कर रहा है। इसके बावजूद भी ये जो 3 मिनिस्टर्स ने जो बात कही है, ये एक बहुत लार्ज पब्लिक सेंटिमेंट वहां का दर्शाता है, बताता है। जो जिसकी मैंने शुरुआत में कहा कि जो वहाबाइजेशन जो हो चुका है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को कि इस्लामिक स्टेट, आईसिस और जो बाकी ऐसे ग्रुप्स हैं, उसमें एक यूएस की रिपोर्ट आई थी, पर कैपिटा हाईएस्ट नंबर ऑफ रिक्रूट्स पर कैपिटा, मतलब देश की जनसंख्या के मुकाबले कितने आईसीएस में मेंबर्स हैं, उसमें मालदीव्स की संख्या सबसे ज्यादा थी। ये और भी बहुत जरूरी है कि इसकी शुरुआत जो है एक इब्राहिम फुआजी करके एक मालदीवियन मौलवी था जो बाद में कराची में पकड़ा गया और उसके बाद ग्वांटानामो बे में उसको डाला गया। तो ये बात बहुत कॉमन है कि ओसामा बिन लादेन, जब मैंने मालदीव्स की यात्रा की थी तब मैंने देखा था वहां के घरों में ओसामा बिन लादेन के पोस्टर्स होना एक बहुत आम बात है। और जो सुनामी जब आया तब एक लास्ट में पॉइंट बताना चाहूंगा, सुनामी आया तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है इदरा खिदमत अखलाक, वो जुड़ी जमात दावा के साथ, लश्कर तैयबा के साथ, और उन्होंने एड के नाम पे
वहां पे एंटी इंडिया और आईसिस के जैसे घिनौने काम जो इस्लामिक स्टेट का जो एक फितूर रहता है, उसको उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया। तो जी जो बिल्कुल पब्लिक है वो वहां की बहुत स्ट्रांगली एंटी इंडिया है, और ये अप्रोच जो इंडिया का रहा है वो बहुत मैच्योर और बैलेंस रहा है। हमें बिल्कुल बताना बिल्कुल बहुत जरूरी था कि बिल्कुल हम क्या हैं और मालदीव की बिल्कुल हकीकत, मालदीव की हैसियत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल टीपी त्यागी साहब, जिस देश के पीछे खड़े होकर मालदीव ये सारे कुछ काम कर रहा है, या जो हथकंडे हैं या जो चाल चलने की कोशिश कर रहा है, उस देश ने जिससे भी हाथ मिलाया तो इतिहास यही है कि उसी को मुंह के बल गिराया। और वही स्थिति अब मालदीव की भी नजर आ रही है। बिल्कुल हम्म। आ नहीं रही है, हो गई है। बिल्कुल कौन नहीं जानता कि चीन ने श्रीलंका के साथ क्या किया, या चीन ने उन देशों के, अफ्रीका के उन देशों के साथ क्या किया जहां उसने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत वहां ज्यादा लोन दिया, ये जानते हुए कि वो रिपे नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद उनके संसाधनों पर कब्जा किया। ऐसा ही उसने मालदीव में भी किया है। मालदीव में वो बहुत सारे प्रोजेक्ट चीन अब चला रहा है, और उसने उसके कुछ द्वीपों को ऑलरेडी 50 साल की लीज पर ले लिया है। और ये लीज का मतलब ये है कि आने वाले समय में जब वो लोन नहीं चुका पाएगा तो वो इन आइलैंड्स के ऊपर कब्जा कर लेगा, और जब कब्जा कर लेगा तो उसके बाद वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी वहां दिखा देगा। और उसका चीन का मेन एम ये है कि इंडियन ओशन में, चूंकि मालदीव एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है, इट इज ऑन द ईस्ट वेस्ट सी लेन्स जंक्शन, ये बिल्कुल हिंदुस्तान के करीब है और ईस्ट से वेस्ट को जाने वाले सभी तरह के जहाजों के ऊपर नजर रखने में कैपेबल है। लिहाजा चीन इसका मिलिट्री इस्तेमाल इसलिए करेगा कि इंडियन ओशन में इंडिया को एडवांटेज हासिल है। उस एडवांटेज को कम करने के लिए चीन इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, और उसी ने इस मोइजू को प्रेसिडेंट बनाने में मदद भी की है जी। लेकिन बिल्कुल बात यह है कि इन्होंने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्या ये नहीं जानते कि इनके पोर्ट को बनाने में, इनके एयरपोर्ट को बनाने में, और एक वो 7 किलोमीटर लंबा पुल जो इनके डिफरेंट आइलैंड्स को जोड़ता है उसको बनाने में, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाने में, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बनाने में, जो फूड की चीजें हैं यानी कि चाहे उसमें फ्लोर हो, मेज हो, एग्स हो, और तो और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उनके ऊपर इनका देश इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या ये नहीं जानते कि जब ये आजाद हुए थे 1965 में, तो सबसे पहले इंडिया ने इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे, और बहुत सारी जब इन पे विपत्ति आई जो मेरे को पैनलिस्ट ने बता दी कि उस समय हिंदुस्तान ने इनका साथ दिया। और तो और 2022 में इनके साथ एक ओपन स्काई एग्रीमेंट किया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो हवा के मार्ग में। ये सब करने के बाद भी ये ऐसा कर रहे हैं। और इनके जो 3 मंत्री हैं उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही कि हिंदुस्तान इजराइल का पिट्ठू है। भाई कैसे पिट्ठू है? अगर हिंदुस्तान इजराइल का पिट्ठू होता तो यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के खिलाफ वो सीज फायर के फेवर में वोट कैसे करता? फिर इन्होंने दूसरी बात कही कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा है। अरे कमाल की बात कर रहे हैं। इनका जो टोटल लैंड एरिया है, जितने भी आइलैंड का ग्रुप है ये, वो करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि हमारी जो दिल्ली है उस दिल्ली के टोटल एरिया का 1/5 हिस्सा है ये टोटल। तो ये आधा इंच का देश ये कह रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा है, इसको कैसे मान लिया जाए? बिल्कुल, लेकिन टीपी साहब इसमें मेरा सवाल ये है कि आधे इंच का या उससे भी कम का एक देश अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो क्या ये चीन के पीछे छिपना उसकी मजबूरी है?
नहीं, उसकी मजबूरी नहीं है, ये उसकी मजबूरी नहीं है, ये उसकी जनता की मजबूरी नहीं है, मौजू की मजबूरी हो सकती है कि ये चीन की तरफ से ज्यादा पेमेंट आना, मगर वो ये नहीं समझ रहा कि उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। जो तुम्हारे साथ हर विपत्ति में खड़ा रहा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिनकी सप्लाई लाइन लंबी है, वो कब कहाँ गच्चा दे जाए ये इनकी मजबूरी या इनका लालच समझ लीजिए, जो टेम्परेरी लालच है, और उस लालच में ये फंस जाएंगे, फंस चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड वो ऑलरेडी ले चुका है लीज के ऊपर, तो ये तो फंस चुके हैं, पर ये फंसने से इनको बचना चाहिए। और अब ये बचेंगे भी, अब ये स्थिति आएगी भी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा वो गलत कहा, और अगर गलत नहीं कहा होता तो इन्होंने, हालांकि मन में इनके ही है ये बात, लेकिन इसके बाद भी चूंकि दिखाने के लिए इन्होंने 3 मंत्रियों को वहां से निलंबित कर दिया, पर ये सफिशिएंट नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, इन्हें जाना पड़ेगा, इन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि वहां की जो जनता है वो जानती है कि अरे अगर वहां से हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आना बंद हो गए तो हम क्या करेंगे। इनकी जो टोटल इकोनॉमी है वो 2 चीजों पे चलती है, या तो फिशिंग या तो टूरिस्ट, और टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं, हिंदुस्तान से, 2 लाख से भी ज्यादा हर साल, और ये और बढ़ते। अब तो इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी कि हैशटैग होने लगा बॉयकॉट मालदीव, बॉयकॉट मालदीव, तो ये एक बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट इनके मंत्रियों ने दिया, और इन्होंने जो कुछ किया वो अभी तक नाकाफी है। बिल्कुल सिद्धार्थ साहब, आप जो कहना चाहते थे वो भी कहिएगा, लेकिन सवाल मेरा इसी बीच ये है कि वहां की विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्या वो सिर्फ वहां की राजनीति तक सीमित है या वो सच में भारत के साथ खड़े हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लगभग 70s 80s 80 के दशक से ये बात शुरू हो गई कि वहां का जो इस्लाम है वो बहुत ज्यादा वहाबी, यानी कि एक बहुत ज्यादा कट्टर रेडिकलाइज्ड इस्लाम जो सऊदी अरेबिया के सपोर्ट से आना शुरू हुआ, और इसको लाने वाले थे उस समय के जो उनके प्रेसिडेंट मोमुन अब्दुल गयूम। तो वहां का जो पूरा समाज है, लोग हैं, वो एक बहुत ज्यादा कट्टर, जिसको हम इस्लाम कहते हैं, और उसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि आईएसआईएस सीरिया में जुड़ने वाले एक अमेरिकन एजेंसी की रिपोर्ट है कि उसमें पर कैपिटा ऑफ द नेशन, यानी कि एक देश जिसकी जनसंख्या लेट्स से लाख है, तो उसमें से कितने लोग वहां से आईएसआईएस सीरिया और इस तरह से गए हैं, तो उसमें मालदीव्स की संख्या जो थी वो बहुत आगे है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वहां की मानसिकता, लोगों की मानसिकता, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी बताई कि जो प्रेसिडेंट मोइजू है वो इलेक्शन ही इसी बात पे जीते हैं कि वो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो था उनके मैनिफेस्टो का मेन पार्ट था, और जीतने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो यही किया कि जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है उसको हटा लिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि भारत का जो और एक ब्रेकिंग न्यूज जो अभी चल रही है वो ये है कि भारत सरकार ने मिनिकॉय आइलैंड, जो कि 70 नॉटिकल माइल्स है मालदीव से, वहां पे एक बहुत बड़ी एयरस्ट्रिप बनाने का निर्णय लिया है, पट्टी बनाने का निर्णय। वहां पे फिर एयरफोर्स के जहाज भी जाया करेंगे, वहां पे सिविलियन एयरक्राफ्ट भी जाया करेंगे। तो ये अब वो भारत नहीं है जो सक्षम नहीं है कनाडा को जवाब देने में, जो सक्षम नहीं है पाकिस्तान को जवाब देने में, जो सक्षम नहीं है मालदीव्स जैसे एक छोटे से देश को भी सही तरीके से। आई अंडरस्टैंड उसका एक सामरिक इंपॉर्टेंस है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सब ठीक है, बट उसके पहले के जो रिस्पॉन्सेस रहे हैं वो कभी कभी लगता है कि हम हमेशा पहले कहते थे डिप्लोमेसी में कि सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के नेशंस होते हैं, एक तो या तो आपके दोस्त हैं, ईदर दे आर योर फ्रेंड्स और दे आर योर पोटेंशियल फ्रेंड्स। तो ये नैरेटिव जो है वो अब चेंज हो रहा है कि हाँ दोस्त हैं, बट दोस्ती हम तभी रखेंगे कि जहां पे आप हमारी जो जैसे कि कर्नल साहब ने बताया कि वहां का आटा, दाल, चावल अगर इंडिया ना सप्लाई करे तो वहां पे व्हीट फ्लावर जो है, राइस है, शुगर है, पोटैटोज है, अनियंस है, वो सब बंद हो जाएगा। वो उनका जो खाने के लिए वो मोहताज हो जाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि रेती, सैंड, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे सैंड भी जो है, क्योंकि वो समुद्र की सैंड है, उसको कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं किया जाता है, तो वो सैंड भी जो है वो इंपोर्ट करता है। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स जितना भी है
वो सब का सब जो है वो इंपोर्ट करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भारत का एक रिस्पॉन्स रहा है कि जिसमें उन्होंने एक बहुत सही तरीके से, एक बहुत बैलेंस्ड और एक बहुत मैच्योर रिस्पॉन्स किया है। बट मैं समझता हूं कि एक शुरुआत है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है एक मैं इंसिडेंट आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। जब मैं श्रीलंका में आई वाज वर्किंग फॉर यूएन देयर इन श्रीलंका, 2005-6 की बात है, और तब मैंने कहा था the bigger problem for Sri Lanka is not LTT. LTT is just a symptom. But उससे बड़ा चीज जो है, जो उनके नेबरहुड में जो मालदीव्स में हो रहा है, जो वहाबाइजेशन हो रहा है, वो है। और इससे न सिर्फ श्रीलंका को बल्कि भारत को भी बचना होगा। ये बात मैंने तब बताई थी। और ये बात, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर साल कितने भारतीय जो है वो मालदीव्स जाते हैं, इसका जवाब है 2 लाख से भी ज्यादा जो है वो मालदीव्स जाते हैं। उसका 30% जीडीपी जो है मालदीव्स का, वो उनके टूरिज्म पे बेस्ड है। और इस 30% मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो भारतीय जो पर्यटक वहां जा रहे हैं वो उनका है। इसके बावजूद वहां के राष्ट्रपति टी शर्ट पहनते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है इंडिया आउट। हाउ डू यू एक्सेप्ट इट? ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और उनके चुनावी एजेंडा भी जो मैंने आपको बताया तो वो भी यही था। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सस्टेन्ड वे में एक एफर्ट करना पड़ेगा, जिसमें भारत एक बड़ा देश है, एक सुपर पावर है, इमर्जिंग सुपर पावर है। क्या आप समझते हैं अगर चाइना अगर यहाँ पे होता तो उसने क्या किया होता? क्या वो ऐसे छोटे से मालदीव जैसे देश को इंडिपेंडेंट भी रहने देता क्या? बिल्कुल। हम चाइना नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबल नेशन है। वी आर अ डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबल नेशन, but at the same time we need to show our strength, we need to show what we are at the right time, बिल्कुल, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बिल्कुल। टीपी त्यागी साहब, अगर मालदीव की जनता अगर इतना ही भारत का समर्थन करती तो शायद मोइजू जीतते ही नहीं, लेकिन उनकी जीत ये बताती है कि वहां की जनता भी भारत के खिलाफ है। तो फिर ये जो विपक्ष की तरफ से बात कही जा रही है, या फिर मालदीव का जो टूरिज्म लगातार समर्थन में भारत के दिख रहा है, क्या ये सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा है उस देश की? बिल्कुल बिल्कुल सर, वहां की जनता, वो जनता पढ़ी लिखी जनता है, और वो पढ़ी लिखी जनता को बेशक हमारे सिद्धार्थ दवे साहब कह रहे हैं कि वो बहुत पक्के वहाबी हैं और वो कट्टर मुसलमान हैं और इसलिए वो वहाँ की जनता हिंदुस्तान के साथ नहीं है। वहाँ की जनता चाइना के साथ कैसे होगी? चाइना तो उइगर मुसलमानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार करता है और वहाँ के उइगर मुसलमानों के ऊपर पाबंदी किस तरह की लगाई गई है कि आप नकाब नहीं पहन सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, उनकी मस्जिदें तोड़ दी गई हैं, उनकी मस्जिदों को तोड़ के वहाँ पे या तो शराब खाने बना दिए गए हैं या टॉयलेट्स बना दिए गए हैं, कंसंट्रेशन कैंप टाइप की चीज़ें वहाँ पे हैं जिंजियांग में जो है। तो वो चाइना को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? अगर वहाँ की जनता कट्टर मुसलमान भी है तो वो चाइना के फेवर में कैसे आ जाएगी? इंडिया के फेवर में ना हो ना सही, लेकिन चाइना से ज्यादा इंडिया के फेवर में होगी। और जो इलेक्शंस का जीतना है ये एक अलग बात है। इलेक्शंस जो है आप सब जगह जानते हैं कि इलेक्शंस केवल जनता की विश पे नहीं जीते जाते, इलेक्शन चालाकी से जीते जाते हैं, कोई सेंटिमेंट्स को उठा के जीते जाते हैं। इस तरकीब से कुछ हुआ होगा कि ये जीत गए, वरना मुझे बताइए इससे पहले के जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया के फेवर में क्यों थे? वो इंडिया को बुलाते थे, इंटेलिजेंस हो, रिकॉनाइसेंस हो, सर्विलेंस हो, हेलीकॉप्टर्स को बुलाना हो, अपने लोगों को वहां पर ट्रेन कराना हो, वो सब कौन करता था? और ये सब उनकी रिक्वेस्ट पे इंडिया करता था। इंडिया ने वहां पे हेलीकॉप्टर भेजे, इंडिया ने उनके 1500 सैनिकों को बाकायदा बुला के ट्रेन किया। तो ये कहना कि वहां की जनता इंडिया के खिलाफ है, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, पर अगर खिलाफ भी है तो चाइना से कम खिलाफ होना चाहिए। एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी इस बात को समझ सकता है। बिल्कुल, लेकिन नहीं, अभी सिद्धार्थ दवे साहब मेरी बात को लॉजिकली जवाब दीजिएगा कि अगर मान लीजिए खिलाफ भी है तो चाइना के तो ज्यादा खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि चाइना ने तो मुसलमानों के साथ में क्या किया है ये सारी दुनिया जानती है, उइगर मुसलमानों के साथ। तो लिहाजा इट इज ओनली ए टेम्परेरी फेज। और यस, आई टोटली एग्री विद इट कि इट शुड नॉट बी अलाउड टू गो इजीली। एक फ्री हैंड नहीं मिलना चाहिए कि कह दिया तो कह दिया, माफ कर दे। नो, अब ये समय आ गया है कि अब करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता, माफ, ये एक जमाने में होता होगा, पृथ्वीराज चौहान ने कर दिया होगा
उसके महमूद के साथ में। अब नहीं होगा। अब जब राष्ट्र की सुरक्षा का या राष्ट्र की संप्रभुता का या राष्ट्र के की इज्जत का सवाल होगा तो उसमें कोई माफी का नहीं है। कॉलम इंडिया विल टेक एक्शन एंड शुड टेक एक्शन अगेंस्ट मालदीव। बिल्कुल सिद्धार्थ साहब इस बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप में विरोधाभास अब हो गया है। नहीं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ये बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है कि जहां पे पाकिस्तान सेम सिचुएशन है कि पाकिस्तान जब इस्लाम की बात आती है, कश्मीर की बात आती है, इस्लामिक झंडा उठाना होता है, तो वो सब के सब जो है वो भारत के लिए